रात 10 बजे घर के आगे टैक्सी रुकी तो सभी लोग की उत्सुकता जागी कि इस समय इतनी रात गए भला कौन आ सकता है। पवन तो अभी कुछ ही दिन पहले मुंबई गया था, वापस कैसे आ सकता है। और जयपुर से बाहर केवल पवन ही तो है, बाकी सब तो जयपुर में ही हैं। शंकर भाई साहब और जगदीश भाई साहब तो जयपुर में ही सरकारी नौकरी में है। ऐसा कोई रिश्तेदार भी आने वाला नहीं है। उषा तो सतना से साल में एक बार आ जाए तो सभी घर वालों में हर्ष की तरह लहर दौड़ जाती है। आशा तो जयपुर में ही ब्याही है और निशा की सगाई की बात चल रही है। इन्हीं विचारों के मंथन में सभी लोग उलझे हुए हैं कि दरवाजे की घंटी बजी तो निशा दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि मनीषा कुछ डरी डरी सी दरवाजे पर खड़ी है। मनीषा इस वक्त निशा ने आश्चर्य से पूछा, हाँ बुआ, मैं कहते हुए मनीषा अंदर आ गई। मनीषा शंकर भाई साहब के सबसे बड़ी बेटी और निशा शंकर भाई साहब की सबसे छोटी बहन, अंदर आ जा। सब ठीक तो है, जीजा साथ नहीं आए? निशा ने कई प्रश्न कर डाले। मनीषा ने सिर्फ अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, नहीं, वो टूर पर गए हैं। मम्मी भैया भाभी, देखो तो कौन आया है। मनीषा निशा ने सबको आवाज़ लगाई। मनीषा शब्द सुनते ही सब उसी कमरे में भागे कि इतनी रात गए अकेले कैसे आना हुआ। अपने चारों ओर एक साथ सभी को देखकर एक बार तो मनीषा सहम सी गई, पर वह ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाई और भावावेश के कारण उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। दादी ने उसे गले से लगा लिया। बेटा बैठ इधर मेरे पास। क्या राकेश से झगड़ा हुआ है? दादी ने उसे प्यार से पुचकारते हुए पूछा। नहीं दादी। तो फिर घर पर किसी ने कुछ कहा है क्या? मनीषा फिर से खामोश रही। कविता घूंघट काढ़े कोने में खड़ी थी, बेटी की खामोशी से परेशान। उसके दिल में आया कि घूंघट हटाकर अपनी बेटी को सीने से लगा ले और उसके दुख की बातें जाने। लेकिन घर की मर्यादा ही कुछ ऐसी थी कि सास ससुर के सामने 2 हाथ का घूंघट जरूरी है। मनीषा खामोशी तोड़ती हुई बोली, दादी, मैंने एक अच्छे कार्य के लिए जो किया उसमें तो मैं बदनाम और अपराधी बन गई। मनीषा के सामने फिल्म की लंबी रील की तरह सारी कहानी घूमने लगी। मनीषा कितनी खुश थी जब उसने पहली बार दुल्हन के रूप में ससुराल में कदम रखा था। सामने से आवाज़ आई, ना भाभी ना, इतनी जल्दी नहीं। पहले अपनी ननद को आरती तो उतार लेने दो, फिर 1000 का नोट मेरी हथेली में रख दो, तभी अंदर आने दूंगी। लंबे घूंघट में सिर झुकाए खड़ी मनीषा को रेणु का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, पर उसकी आवाज़ में इतनी आत्मीयता महसूस कर रही थी मानो ननद के रूप में उसने एक छोटी बहन और सहेली को पा लिया हो। फिर तो ननद भौजाई का प्यार परवान चढ़ने लगा। मनीषा भी ऐसा ससुराल पाकर धन हो गई जहाँ बहू को सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी समझा जाता है। समय का चक्र इतनी तेजी से घूमता रहा कि मनीषा को पता ही नहीं चला कि कब 2 साल बीत गए। रेणु अब कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में आते ही वह बहुत ही सलीन और समझदार हो गई। सुबह कॉलेज जाना, फिर भाभी के गृह कार्य में हाथ बटाना और अपनी पढ़ाई करना उसका नियमित क्रम हो गया। मनीषा कई बार प्यार से कहती, रेणु तू अपना मन सिर्फ पढ़ाई में लगा, काम के लिए मैं हूँ। ससुराल में तुझे सब करना ही है। भाई ने भी कभी अपनी बहन की ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं किया।
भाई बहन का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता ताकि उसे पिता के न रहने का एहसास कभी न हो। माँ व बेटा दोनों की यही इच्छा थी कि ग्रेजुएट होते ही इसकी शादी कर दे, लेकिन रेणु तो एमबीए करना चाहती थी और फिर नौकरी, ताकि भाई का वो भी सहारा बन सके। राकेश की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसे और आगे पढ़ा सके। माँ और बेटा दोनों थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा बचाकर मनीषा को देते रहते कि तुम इकट्ठा करो, धीरे धीरे इसके गहने बनवा देंगे। मनीषा समझदार थी, घर खर्च में से कुछ पैसा बचाकर वो भी इकट्ठा करती रहती, लेकिन रेणु तो शादी की सोचती भी नहीं। उसके दिमाग में तो एमबीए और कॉलेज ही घूम रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब एमबीए का फॉर्म भरना था। फीस थी 40,000। इतने रुपए वो भैया या माँ से कैसे मांगती, इसी सोच में वो परेशान रहने लगी थी। सब पूछते तो एक ही उत्तर मिलता, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कई दिनों के इस व्यवहार से भाभी को समझाने में देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे रेणु, 9 बजे हैं, अभी तक सो रही हो? पता नहीं आजकल के इन बच्चों को क्या हो गया है, रात रात भर जगना और देरी से उठना। माँ बड़बड़ाती हुई बाहर से ही मनीषा को कहा, बहू मैं पड़ोस में जाकर आ रही हूँ, तुम रेणु को उठाकर चाय वगैरह दे देना। हाँ माँ जी, मनीषा ने रसोई से उत्तर दिया। रसोई का काम निपटाकर मनीषा रेणु के पास गई। वह बिस्तर पर लेटे लेटे किताब पढ़ रही थी। अरे आज घर को ही कॉलेज बनाने का इरादा है क्या, कहते हुए मनीषा ने रेणु के चेहरे से किताब हटा ली। रेणु की आंखें में आंसू। मनीषा समझ गई कि कोई बात जरूर है, किंतु वह छिपा रही है। उसने रेणु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख रेणु, मैं तेरी भाभी ही नहीं, सहेली और बहन भी हूँ। मुझे बता क्या बात है, मैं शायद तेरी कुछ मदद कर सकूँ। मनीषा के इतना कहते ही रेणु की आंखों से टप टप आंसुओं की धार निकल पड़ी। भाभी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, एमबीए करना चाहती हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स ने एडमिशन ले लिया। मैं आगे नौकरी करना चाहती हूँ। आज फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भाभी प्लीज कुछ करो। अच्छा पहले तू आंसू तो पोंछ, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा बता कितनी फीस जमा होगी? भाभी 40,000। 40,000 सुनते ही एक बार तो मनीषा को भी चक्कर से आने लगे कि इतने पैसे, और वो भी इतनी जल्दी। थोड़ी देर सोचने के बाद एकाएक उसे याद आया, माँ जी ने उसे 30,000 रुपये गहनों के लिए दिए थे। 10-15 हज़ार उसने इकट्ठे किए हैं। फीस का इंतजाम तो हो जाएगा, फिर देखते हैं, कुछ व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है रेणु, तू उठ, नहा धो ले, नाश्ता कर और कॉलेज जाकर फॉर्म जमा करवा दे। लेकिन भाभी इतने पैसे, तू इसकी चिंता मत कर, ये पैसे तेरे गहनों के लिए ही थे, पढ़ाई से ज़्यादा कीमती गहने थोड़े ही होते हैं। पर भाभी, माँ को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी, मैं सब संभाल लूँगी। रेणु को मानो बिजली का करंट सा लगा। एकदम बिस्तर पर उलझ पड़ी और सीधे बाथरूम की ओर भागी। अच्छा भाभी, मैं फीस जमा करवा कर जल्दी ही आ जाऊंगी, कहती हुई रेणु बाहर निकल गई। हफ्ता 10 दिन तो सब कुछ पहले की तरह सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अनहोनी की आंधी आने में देरी नहीं थी। रविवार को प्रातः का समय मनीषा रसोई में काम कर रही थी। रेणु अपने कमरे में पढ़ाई में मग्न थी। तभी बरामदे से माँ जी की आवाज़ आई, बहू अंदर से 40,000 रुपये लाना, सोनी जी आए हैं। रेणु की चूड़ियाँ व बालियाँ लेकर ये सुनते ही मनीषा
जड़ सी होने लगी, मानो सारा खून सूख गया हो। जुबान मानो हरकत ही नहीं कर रही हो। वह सन्न सी खड़ी रही और फिर भीतर चली गई। 10 मिनट बाद फिर माँ जी अंदर आती हुई बोली, क्या बात है, इतनी देर हो गई, मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूँ। माँ जी, अभी सोनी जी को 5,000 दे दीजिए। बाकी कुछ दिनों बाद डरी सी, सहमी सी दबी आवाज़ में मनीषा बोली, क्यों, बाकी के पैसे कहाँ गए? माँ जी, वो थोड़े खर्च हो गए बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। पैसे तो बिल्कुल अलग थे, फिर कहाँ खर्च कर दिए? अब माँ जी पूरी तरह सास के रूप में बोली, मैंने आज सोनी जी को चूड़ियाँ और बालियाँ लेकर बुलाया है और तू कह रही है कि पैसे खर्च हो गए, दे दिए होंगे अपने पीहर में। माँ जी का रौद्र रूप देखकर एक बार तो मनीषा डर सी गई, फिर भी हिम्मत करके खड़ी रही। बार बार एक ही बात दोहराती रही, कुछ दिनों बाद दे देंगे माँ जी। मनीषा बार बार समझाने का प्रयास करती रही। माँ जी ने किसी तरह सोनी जी को टालते हुए कहा, बात दरअसल ये है कि बेटा बाहर गया हुआ है, चाबी शायद उसी के पास रह गई। आते ही मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप उस दिन पधार जाएं। आपको कष्ट हुआ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं माता जी, मैं फिर आ जाऊँगा। आप फ़ोन ज़रूर कर दीजिए। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। सोनी जी को विदा कर माँ जी ने अंदर आते ही तीखे जहरीले स्वर वड़ों की वर्षा शुरू कर दी। रेणु बार बार माँ को समझाने का प्रयास करती, माँ इधर उधर कहीं रखे होंगे, मिल जाएगा, लेकिन माँ ने उसे छिड़क दिया, अरे तू अभी बच्ची है, तू क्या, मैं भी इसे समझा नहीं पाई। मैंने इस पर विश्वास किया, लेकिन इसने तो मेरे विश्वास को तोड़ दिया। अब तो राकेश के आने पर ही फैसला होगा। तब तक ये यहाँ नहीं, अपने पीहर ही रहेगी। तब तक इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद रहेंगे, जब तक ये पैसे लेकर आती नहीं। मनीषा बोली, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे दीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फैसला सुना दिया। रेणु बार बार माँ को समझाने का प्रयास करती, किंतु वह उसकी बात सुने बिना ही उसे चुप करा देती। अब मनीषा माँ जी को कैसे समझाए कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए? आखिर अप्रिय शब्दों के प्रहार से मनीषा टूट गई। वह सारी बात बताए उससे पहले ही रेणु का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। जब तक ये पैसे लेकर नहीं आएगी, तब तक इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। माँ जी के शब्द सुन के कानों में गूंज रहे थे। इतनी कठोर परीक्षा से उसे गुजरना होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। रेणु रात भर सो नहीं सकी। रह रह कर वह अपने आप को कोसती रही। मेरी आत्मकांक्षाओं ने भाभी को अपराधी बना दिया। मेरी ऊंची उड़ान के पीछे भाभी को सजा मिले, ये नसीब फांसी होगी। उसने फैसला कर लिया कि सुबह भैया के आते ही वह उनको सारी बात सच सच बता देगी। परिणाम चाहे कुछ भी हो। वह सारी रात पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। आज की रात भी उसे बहुत लंबी लग रही थी। बस यही सोचती रही, कब सुबह हो और भैया और माँ को सारी सच्चाई बताकर भाभी को घर लेकर आए। जैसे ही घड़ी के 9 बजे दरवाजे पर घंटी बजी, सभी को कतूहल जागा। मनीषा की भाभी ने दरवाज़ा खोला। आप? हाँ मैं मनीषा को लेने आया हूँ। राकेश ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहा, कौन है बहू? दादी की पूजा के कमरे से आवाज़ आई, राकेश जी आए हैं माँ जी। अरे आओ बेटा, अंदर आओ। दादी कमरे से निकलते हुए बोली, नहीं माँ जी, फिर कभी बाहर टैक्सी खड़ी है। आओ मनीषा, जल्दी करो, आप लेने आए हो। माँ बाहर टैक्सी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इतना सुनते ही मनीषा बाहर टैक्सी की तरफ लपकी
और सास के पैर छूने लगी। माँ जी ने मनीषा को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर देना बहू, मैंने अनजाने में बिना सोचे समझे तुम्हें क्या क्या कह दिया। अगर रेणु सारी बात नहीं बताती तो मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। अरे आप क्या कह रही हो माँ जी? सास के व्यवहार से मनीषा गद्द हो गई और उसकी आंख में पानी भर आया। बहू, तुमने रेणु को शिक्षा रूपी जो गहने देने का प्रयास किया वो मेरे चमकते सोने के गहनों से कई गुना कीमती है। आज से तू मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है। इतने में राकेश आ गया और टैक्सी बहू बेटी को लेकर ओझल हो गया।